गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं देवेंद्र भावसार, आपका फिजिक्स ट्यूटर फ्रॉम प्रज्ञा एकेडमी। और आज हम हमने चार्ज कि पिछले 4 लेक्चर जो मैंने बनाए, जिसमें हमने एक्चुअल में चार्ज को कंप्लीट किया। आज हम चार्ज के एक्चुअल में कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे और देखेंगे किस टाइप से एक्चुअल में चार्ज पर एक्चुअल में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और किस टाइप से, ठीक है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो नीट हो, चाहे जेई मेंस हो, चाहे आईआईटी जेई हो, ठीक है, वो किस तरह से एक्चुअल में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों कि एक ईएमयू और एक स्टेट कूलम, एक ईएमयू और एक स्टेट को शॉर्ट में लिख रहा हूं एसटी और कूलम को लिख रहा हूं सीबी, एक स्टेट कूलम का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है बच्चों? देख, सबसे पहले हम यहां देखें कि हमको एक ईएमयू और एक स्टेट कूलम का अनुपात निकालना। तो सबसे पहले तो हमको ये पता पड़ना चाहिए कि एक ईएमयू बराबर कितने कूलम होता है। तो एक कूलम बराबर हम जानते हैं 1/10 ईएमयू होता है। तो एक ईएमयू बराबर कितना हुआ? 10 कूलम। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करेंगे एक कूलम बराबर 3 × 10⁻⁹ ESU या स्टेट कूलम होता है। ठीक है, तो एक स्टेट कूलम बराबर क्या हुआ बच्चों बताओ? 1/3 × 10⁻⁹ क्लियर? ठीक है, तो हमको रेशो निकालना है किसका? एक ईएमयू यानी अनुपात निकालना एक ईएमयू अपॉन एक स्टेट कूलम। ठीक है, तो बच्चों देखो, एक ईएमयू की वैल्यू होती है 10 कूलम के बराबर और एक स्टेट कूलम बराबर होता है 1/3 × 10⁻⁹। तो बच्चों ये वाला पूरा मटेरियल कहां आ जाएगा? ऊपर। तो क्या हुआ बताओ, क्या आंसर आया? ये 3 × 10⁻⁹ ऊपर चला गया, 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया? 3 × 10⁻+10। ठीक है, कूलम। आगे बात सुने, सॉरी कूलम नहीं, केवल रेशियो आएगा, अनुपात, यानी 3 × 10⁻+10। ठीक है, यानी एक फिगर, एक वैल्यू आएगी। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक कूलम चार्ज यानी कि आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, ये बड़ा ही बेसिक और बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हम जानते हैं Q = क्या होता है बच्चों? N। यहाँ पर N क्या चीज होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो N = कितना हुआ बच्चों? Q/E। एक कूलम, E की वैल्यू बोलो, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम क्या हो गया? कैंसिल। ठीक है, एक में 1.6 × 10⁻⁻19 का भाग देंगे तो बच्चों आंसर आएगा 6.25 × 10⁻+18। कितना है बच्चों? 6.25 × 10⁻+18। ठीक है, यानी कि एक कूलम आवेश में 6.25 × 10⁻+18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि ध्यान दो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर क्या 4 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, किसी वस्तु पर क्या 4 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश हो सकता है? हो सकता है या नहीं हो सकता, इस बात को डिस्कस करना है। ठीक है, हम जानते हैं बच्चों Q = कितना होता है, N। इसमें हम अच्छी तरह से जानते हैं कि N की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक। मान लो अगर N की वैल्यू पूर्णांक निकलती है तब तो ये चार्ज हो सकता है, और अगर N की वैल्यू, क्योंकि किसी भी वस्तु पर आवेश जो होगा वो हमेशा Q = ±NE के रूप में होता है। तो अगर N की वैल्यू यहाँ पर पूर्णांक है तो उस स्थिति में तो ये आवेश संभव है, और N की वैल्यू अगर यहाँ पूर्णांक नहीं हुई तो ये आवेश संभव नहीं है, यानी ये किसी वस्तु पर यह आवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो N की वैल्यू निकालेंगे Q/E से। बोलो कितना आवेश उत्पन्न करना चाहते हैं, 4 × 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 1.6 10⁻⁻19। तो 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल हो गए। ठीक है, हुए कि नहीं हुए? अब बच्चों बात क्या है कि ये पॉइंट अगर अपन हटा देते हैं तो यहाँ पर ऊपर 10 आ जाएगा, ये 4 से ये 16 कितनी बार कैंसिल होगा, 4 टाइम्स। 4 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 4 कितना आंसर आया बच्चों, 2.5। मीन्स एक्चुअल में 5/2। मीन्स एक्चुअल में N की वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट यानी भिन्नात्मक संख्या आ गई, इसलिए ये आवेश किसी भी वस्तु पर उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 5 फैराडे आवेश उत्पन्न करना है। आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु में से हटाने पड़ेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, किसी वस्तु पर 5 फैराडे आवेश उत्पन्न करना है। कितना? +5। किसी वस्तु पर +5 फैराडे आवेश उत्पन्न करना है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु में से हटाने पड़ेंगे। देखो फिर से क्वेश्चन का सॉल्यूशन, Q = NE। क्लियर? अब बच्चों देखो आगे क्या है। ठीक है, Q = NE, कितने इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे, तो N की वैल्यू निकालनी है Q/E। 5 फैराडे, 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम। ठीक है, डिवाइड बाय E 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो बच्चों इसको जब अपन हल करेंगे तो कितना आंसर आएगा, N यानी ये कितने इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। N = क्या है, Q/E। 5 फैराडे, 1 फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 अपॉन कितना हुआ बच्चों, 1.6 × 10⁻⁻19। तो बच्चों लोग यहां पर ध्यान दो। ठीक है, तो जब ये 5 × 96,500 अपॉन नीचे हो गया 1.6 10⁻⁻19, इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा बच्चों 30.1 × 10⁻+23। इतने इलेक्ट्रॉन आपको एक्चुअल में हटाने पड़ेंगे, तब 5 फैराडे आवेश आप किसी वस्तु पर उत्पन्न कर सकते हैं। क्लियर? चलो अब आगे बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तार में
प्रवाहित धारा, किसी तार में प्रवाहित धारा I बराबर 10 × 4t एम्पियर बह रही है। प्रवाहित धारा का मान I = 10 + 4t एम्पियर है। तो 10 सेकंड में तार में प्रवाहित आवेश का मान ज्ञात करो। ठीक है, चलो देखो सॉल्यूशन देखते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि धारा I बराबर कितना होता है? धारा I बराबर होता है Q/T या I = dQ/dt। तो इस वाले फॉर्मूले से देखेंगे हम dQ = कितना हुआ बच्चों? IT, सॉरी I dt हुआ ना, ये dt इधर गुणा। क्लियर? अब हम इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि समाकलन करेंगे दोनों ही तरफ। तो यहां पर टाइम के हिसाब से लिमिट लगेगी। टाइम है 0 से 10 सेकंड। 10 सेकंड में कितना तार में आवेश प्रवाहित होगा उसका मान निकालना है। समय 0 पर आवेश का मान कितना है? 0। और 10 सेकंड में टोटल कितना आवेश प्रवाहित हो गया? Q। ठीक है, तो इधर Q के हिसाब से लिमिट लगा दी। तो बोलो इंटीग्रेशन dQ = Q और अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट Q है, तो मीन्स Q आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? ठीक है, अब यहां पर I की वैल्यू पुट करें। 0 to 10 I की वैल्यू कितनी है? 10 + 4t dt। क्लियर? चलो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप समझते हैं इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ? 10t प्लस कितना होगा? 4t²/2। लिमिट क्या है? 0 to 10। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 t की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस 2 से ये 4 कैंसिल, 2 टाइम्स ये 2 × t की वैल्यू 10 पुट करेंगे, कितना आ जाएगा? 100। 10² कितना आंसर आया बच्चों? 300 कूलम। आगे बात समझ में कि नहीं आई? वेरी गुड, चलो ठीक है। तो बच्चों ये हमने आवेश के ऊपर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में बात की। अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस क्या? कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जिनको कह सकते हो आप, उनके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जब हम कंघे को हमारे बालों पर रगड़ते हैं और रगड़ने के पश्चात जब हम कंघे को अपने बालों पर रगड़ते हैं और रगड़ने के पश्चात जब हम छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के समीप कंघे को ले जाते हैं तो छोटे छोटे कागज के टुकड़े कंघे की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो देखो यहां पर फिर से एक बार क्वेश्चन में बोल रहा हूं। जब हम कंघे को बालों में रगड़ते हैं और रगड़कर छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाएं तो हमने देखा है कि वो छोटे छोटे कागज के जो टुकड़े होते हैं वो कंघे की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं लेकिन मैंने बोल दिया, आप समझिए बात को। क्वेश्चन देखो, अब इसका सॉल्यूशन या इसका आंसर जो है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है तो इसका आंसर होगा, देखो समझे आप बात को। जब हम कंघे को बालों में रगड़ेंगे तो सबसे पहले तो एक्चुअल में घर्षण विधि द्वारा कंघा जो होगा वो धन आवेशित हो जाएगा। कौन सा आवेशित हो जाएगा? धन आवेशित। कौन हुआ? कंघा। कौन सा आवेशित हुआ? धन आवेशित। जब इस धन आवेशित कंघे को हम
कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएंगे, जब हम इस धन आवेशित कंगे को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएंगे, तो जैसे मैं ये कंघा बना देता हूं यहां पर इस तरह, और ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं ऐसे, 2-3 बहुत है, ठीक है। अब बच्चों यहां पर ये जो कंघा है ये धन आवेशित है इस तरह, क्लियर। अब बच्चों बात क्या है, ध्यान समझो। तो ये जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं, जब ये कंघे को हम इन छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाएंगे, तो इन कागज के टुकड़ों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे या जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आकर्षित होकर एलएचएस साइड पर जाएंगे, इसमें भी, इसमें भी, और इन कागज के टुकड़ों के आरएचएस साइड में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, यानी वहां पर धनावेश प्रेरित हो जाएगा। ऐसे हुआ, ऐसे, ठीक है। तो अब बच्चों बताओ, कंघी पर है धनावेश, यहां पर एलएचएस साइड पर ऋणावेश है, तो इन धनावेश और ऋणावेश के बीच में क्या होगा, आकर्षण। और धन, कंघी के धन और ये जो कागज के टुकड़ों पर जो धनावेश है, इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण। परंतु यहां पर आकर्षण जो है वो अधिक प्रभावी होगा, किसकी अपेक्षा, प्रतिकर्षण की अपेक्षा। इसलिए ये कागज के जो आकर्षण क्यों जो अधिक प्रभावी होगा, क्योंकि आकर्षण यहाँ पर ये जो कंघी के धन आवेश और ये जो ऋणावेश है इनके बीच की दूरी कम है, और ये जो कंघी पर धन आवेश और इस साइड में जो आरएचएस साइड में जो धन आवेश है उनके बीच की दूरी ज्यादा है, इसलिए आकर्षण बल जो होगा वो ज्यादा प्रभावी होगा। इसलिए कागज के छोटे छोटे टुकड़े कंघी की ओर आकर्षित होंगे। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों कि वो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है कि हमने ये देखा है बच्चों कि जो कंघा है, ठीक है, वो कुछ देर तक ही कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है, कुछ देर तक ही वो कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है, ज्यादा लंबे समय तक वो कागज के टुकड़ों को आकर्षित नहीं कर पाता। उसका क्या कारण है, तो उसका कारण समझो। उसका कारण ये है बच्चों कि जो कंघा है जो कि हमने बालों में रगड़ा था जिससे वो धनावेशित हो गया था, और उसको फिर हमने हाथ में पकड़ रखा है, ठीक है, क्या पकड़ रखा है, हमने हाथ में पकड़ रखा है। तो धीरे धीरे कंघे का जो आवेश होता है वो हमारे द्वारा अर्थ में यानी कि ग्राउंड में चला जाता है, ठीक है। थोड़ी देर, कुछ समय पश्चात वो सारा आवेश धरातल में चला जाता है, इसलिए उसकी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने की क्षमता खत्म हो जाती है, यानी कुछ देर बाद, ठीक है, उसके आकर्षण करने की क्षमता खत्म हो जाती है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि एक वस्तु है ए, या एक गोला ले लो ए, दूसरा गोला है बी और तीसरा गोला है सी, ठीक है। ये 3 वस्तु है ए, बी और सी। वस्तु ए और बी के मध्य तो आकर्षण है, परंतु बी और सी के मध्य प्रतिकर्षण है। बी और सी के बीच प्रतिकर्षण है, तो ए और सी के मध्य क्या होगा, यानी प्रकृति बतानी है आपको, आकर्षण की प्रकृति होगी या प्रतिकर्षण की प्रकृति, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे हल करते हैं, ध्यान दो, ठीक है। हम यहां पर 2 केस लेते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकेंड। 2 केस क्यों ले रहे हैं अभी समझ में आते हैं। केस फर्स्ट में हमने वस्तु ए जो है को धनावेशित मान लिया, बी को ऋणावेशित मान लिया, तभी तो इन दोनों के मध्य क्या होगा, आकर्षण। फिर यहां पर वस्तु ए और ये वस्तु बी, यहां हमने वस्तु ए को ऋणावेशित मान लिया, तो वस्तु बी जो होगी वो धनावेशित हो जाएगी, होगी कि नहीं, सही है कि नहीं है। अब बच्चों बात क्या है, ध्यान से देखो, ये 2 केस लिए हमने कि वही मान लिया हमने कि वस्तु ए धनावेशित होगी, तो बी कौन सी होगी, ऋणावेशित। फिर यहां मान लिया हो सकता है कि वस्तु
ठीक है, ऋणावेशित हो तो बी कैसी होगी, धनावेशित होगी, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, आकर्षण। फिर उसके बाद उसने दूसरी कंडीशन दी है कि ये जो वस्तु बी है और ये जो सी है, इनके मध्य क्या है, प्रतिकर्षण बल लगता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहां ध्यान दो, बी और सी के मध्य प्रतिकर्षण है, तो यहां पर इस स्थिति में हमने बी को क्या लिया था, ऋणावेशित, तो सी भी क्या हुआ, ऋणावेशित हुआ कि नहीं। ठीक है, यहां पर इस स्थिति के लिए देखें तो देखो, यहां हमने लिया बी और यहां ले लिया हमने, ठीक है, बी कैसा आवेशित लिया था हमने, धन, तो सी कैसा हुआ, ऋण। अब बच्चों यहां ध्यान दो, ए और सी, आपको प्रकृति बतानी ए और सी की। अगर केस फर्स्ट ले, यानी अगर वस्तु ए धन आवेशित होगी तो वस्तु सी ऋण आवेशित होगी, इसलिए दोनों के मध्य कैसा बल होगा, आकर्षण। ठीक है, और यहां से देखें तो ए और सी, सॉरी प्रतिकर्षित होना है, गलत हो जाएगी। ठीक है, तो देखो केस सेकंड में बी प्लस सी और बी और सी के मध्य प्रतिकर्षित होना है, इसलिए यहां पर भी क्या होगा, प्लस। तो ए और सी के मध्य की बात करें तो देखो यहां भी क्या होगा, आकर्षण। यानी कहने का मतलब ये बच्चों कि वस्तु ए और सी दोनों ही एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो नेक्स्ट एक्चुअल में एक बात है वो आपको बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, क्या दो समान आवेश वाली वस्तुएं, समान प्रकृति के आवेश वाली वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित कर सकती हैं। ये बात तो हम जानते हैं कि अगर दो वस्तुओं पर समान प्रकृति का आवेश होगा तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अब यहां पर ये है, क्या दो वस्तुएं हैं जिन पर समान प्रकृति का आवेश है और वो एक दूसरे को आकर्षित कर सकती हैं या नहीं, इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, तो देखो यहां पर मैं एक गोला लेता हूं, ये लिया गोला ए, यहां ले लिया मैंने गोला ए। तो पहले तो आंसर सुन लो आप। आंसर यह है बच्चों कि दो समान आवेश, समान प्रकृति के आवेशों वाली वस्तुएं जो हैं वो एक दूसरे को आकर्षित भी कर सकती हैं, लेकिन आकर्षित करने की जो कंडीशन होगी, आकर्षित करने की जो कंडीशन होगी, जैसे इस ए वाली वस्तु पर मैं आवेश देता हूं क्यू ए, बी वाली वस्तु पर मैं आवेश दूंगा क्यू बी, ये भी धन है और ये भी धन है। देखो प्रकृति मैंने समान ली है, दोनों धन आवेश प्रकृति के हैं, यानी धनात्मक। परंतु कंडीशन क्या होती है बच्चों कि वस्तु ए पर जो धन आवेश होगा, वह धन आवेश वस्तु बी पर जो धन आवेश होगा उसकी तुलना में अत्यधिक बड़ा होना चाहिए, यानी अत्यधिक ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा आवेश होना चाहिए, तब तो ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित भी कर सकती हैं। कैसे, देखो यहां पर क्यू ए यानी कि वस्तु ए पर जो आवेश है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। क्या है बच्चों, वस्तु ए पर जो आवेश है वो बहुत ज्यादा है, और बी पर आवेश बहुत कम, ऐसे। ठीक है, बहुत कम। तो बच्चों इस वस्तु ए को जब हम वस्तु बी के समीप लेके आएंगे तो इस वस्तु बी में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जो ऋण आवेश होगा, वो ऋण आवेश इस अत्यधिक धन आवेश के कारण आकर्षण बल, बहुत तगड़ा आकर्षण बल महसूस करेगा और वो इस वस्तु के एलएचएस पार्ट पर आ जाएगा, और जो धनावेश होगा वो इस राइट हैंड साइड यानी कि आरएचएस भाग पर आ जाएगा। क्लियर। तो बच्चों ध्यान दो यहां पर, फिर वही बात हो गई, देखो ये ऋण और धन, ये ऋण आवेश और धन आवेश के बीच की दूरी कम है, यहां होगा आकर्षण, और धन इनके बीच होगा प्रतिकर्षण। परंतु यहां पर देखो आकर्षण बल जो होगा वह अधिक प्रभावी होगा, इसलिए दो धन आवेशित वस्तुएं या दो ऋण आवेशित वस्तुएं, यानी समान प्रकृति के आवेश से आवेशित वस्तुएं भी एक दूसरे को आकर्षित कर सकती हैं। परंतु ऐसा कब होता है,
जब एक वस्तु पर आवेश का मान दूसरी वस्तु से बहुत ज्यादा हो। वेरी वेरी ग्रेटर। समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों ये एक धातु की नली है। किसकी नली है बच्चों? धातु की। ये एक धातु की नली है और आपसे कहा जा रहा है कि इस नली में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। आपसे क्या कहा जा रहा है कि इस नली में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन नली के अंदर पहुंचेगा, मैं इसको थोड़ा गोले में बना देता हूं, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन नली के अंदर प्रवेश करेगा, इलेक्ट्रॉन के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन नली के सकड़े भाग की ओर जाएगा, वैसे वैसे यहां पर प्रेरण के कारण चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, प्रेरण के कारण धन आवेश उत्पन्न होगा और ये धन आवेश इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो इंक्रीज यानी कि बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझे? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि एक कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ प्लस 19.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम आवेश से आवेशित हो जाती है। कांच की छड़ प्लस 19.2 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलाम से आवेशित हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर एक क्या है बच्चों? तो बताओ कि कांच की छड़ से कितने इलेक्ट्रॉन निकले। यानी सबसे पहले तो आपको बताना है कि कांच की छड़ से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए, क्योंकि हम जानते हैं अच्छी तरह से कि कांच की छड़ को धनावेशित होना है और कांच की छड़ से सिल्क के कपड़ों पर कुछ इलेक्ट्रॉनों को जाना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकले। दूसरा क्वेश्चन है सिल्क के कपड़े पर कितना ऋण आवेश उत्पन्न हुआ। तीसरा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि क्या सिल्क के कपड़े का द्रव्यमान
बड़ा और कितना बड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों अब इनका हम आंसर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ लो एक बार। कांच की छड़ से सिल्क के कपड़े, कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ प्लस 19.2 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम से आवेशित हो जाती है। तो कांच की छड़ से, पहला क्वेश्चन है, कांच की छड़ से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे बच्चों बताओ। Q इज इक्वल टू एन ई, एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। ठीक है, एन क्यू की वैल्यू बोलो 19.2 गुणा 10 की घात माइनस 19। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। 10 की घात माइनस 19 से 10 की घात माइनस 19 कैंसिल, 1.6 19.2 और नीचे है 1.6, 1.6 से 19.2 जो है वो 12 बार कैंसिल होता है। कितनी बार कैंसिल होता है? 12 बार। ठीक है, यानी कांच की छड़ से कितने इलेक्ट्रॉन हटे? 12 इलेक्ट्रॉन हटे। कितने इलेक्ट्रॉन हटे? 12। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, सिल्क के कपड़े पर कितना ऋण आवेश उत्पन्न हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन हटे थे? 12। तो 12 इंटू इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस 1.6 गुणा 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इतना ऋण आवेश सिल्क के कपड़े पर उत्पन्न हुआ। और तीसरा क्वेश्चन है, क्या सिल्क का कपड़े का द्रव्यमान बढ़ा और कितना बढ़ा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दो, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 12। ये 12 इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां गए? सिल्क के कपड़े पर। हम ये भी जानते हैं अच्छी तरह से कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, तो बताओ कितना द्रव्यमान बढ़ा? 12 इलेक्ट्रॉनों के बराबर द्रव्यमान इंक्रीज हुआ, यानी बढ़ा। तो m बराबर इन कितना द्रव्यमान, ये बढ़ा हुआ द्रव्यमान लिख रहा हूं जो कि सिल्क के कपड़े पर द्रव्यमान बढ़ेगा। 12 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी, इतना द्रव्यमान बच्चों सिल्क के कपड़े का बढ़ा। वैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही नेग्लिजिबल होता है क्योंकि 10 टू द पावर माइनस 31 है, तो जनरली हम यूं तो नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा द्रव्यमान सिल्क के कपड़े का बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ द्रव्यमान यानी नेग्लिजिबल द्रव्यमान जरूर बढ़ता है। यानी हम रियल में तो यही कहेंगे कि द्रव्यमान बढ़ता है, लेकिन वो लगभग नेग्लिजिबल सा बढ़ता है। नेक्स्ट बच्चों हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका मैं फिगर बना रहा हूं। ठीक है, देखो ये दो मेटेलिक स्फीयर हैं ए और बी। यहां पर हम एक धन आवेशित छड़ को इन चालक गोलों के समीप लेके आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इन दोनों चालक गोले, जो कि यहां पर ध्यान दे दो पहले, ये दोनों चालक गोले जो हैं वो, ये दोनों गोले एक कुचालक स्टैंड पर हैं। कहाँ हैं? कुचालक स्टैंड पर ये गोले लगाए गए हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि इस धन आवेशित छड़ को हम इन चालक गोलों के समीप लेके आते हैं। क्या करते हैं? चालक गोलों के समीप लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें पूछ रहा है वो कि ये जो दोनों चालक गोले हैं अभी ये कांटेक्ट में है, टच हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हम इन दोनों चालक गोलों को सेपरेट नहीं करें। ठीक है, अगर हम इनको सेपरेट नहीं करें और चालक छड़ को हटा दें तो क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 वो पूछता है कि अगर ये चालक गोले जो हैं वो अलग अलग साइज के, जैसे एक छोटा हो एक बड़ा हो, लेकिन टच जरूर रहेंगे। ठीक है, अगर एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है, तो क्या बराबर, ठीक है, आवेश प्रेरित होंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जब हम इन दोनों चालक गोलों को सेपरेट कर देते हैं
तब हम चालक छड़ को हटाते हैं। ठीक है, तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए। पहला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हमने इस चालक छड़ को पास में लेके आए। पास में लेके आए तो आप अच्छी तरह से जानते हो क्योंकि ये भी चालक है, ये भी चालक है, दोनों टच हो रहे हैं आपस में। ठीक है, तो ये जो बी चालक गोला है इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी, और चालक ए के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी, सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मैं अंदर ही बना देता हूं। वो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन इस चालक गोले ए के LHS पार्ट पर आ जाएंगे और जो धन आवेश होगा, यानी ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो कमी होगी वो RHS भाग पर हो जाएगी। यानी अभी ये जस्ट लाइक एक पूरे कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे, तो इस साइड पर ऋण आवेश आ जाएगा और इस साइड पर धन आवेश आ जाएगा। अब पहला क्वेश्चन ये है कि जब हम इन दोनों चालक गोलों को सेपरेट नहीं करते हैं, ठीक है, सेपरेट नहीं करते हैं, तब हम इस चालक छड़ को हटा लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने इस चालक छड़ को हटा लिया। ठीक है, तो जब मैंने इस चालक छड़ को हटा लिया तो क्या होगा बताओ, आप सोच के बताओ। ये मैं हटा देता हूं, ये हटा, क्या होगा बताओ। जैसे ही ये चालक छड़ हटेगी वैसे ही ये सारा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो इस साइड में आए थे ये वापस से कम बैक हो जाएंगे, अपनी जगह पर चले जाएंगे। यानी कि एक्चुअल में ये जो ऋण और धन आवेश जो प्रेरित हुआ था, ये ऋण और धन आवेश जो प्रेरित हुआ था वो वापस से एक्चुअल में फिनिश हो जाएगा और सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्चुअल में प्लेस पर वापस से सेट हो जाएंगे। आगे बात सुनिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि अगर ये दोनों जो धातु के गोले हैं ये अलग अलग साइज के होते, एक छोटा एक बड़ा, अलग अलग साइज के अगर होते तो क्या इन पर जो प्रेरित ऋण आवेश और प्रेरित धन आवेश जो हैं वो उतने ही उत्पन्न होते? बिल्कुल उतने ही उत्पन्न होते, क्योंकि ये कुछ इस तरह से मान लो कि जैसे मान लो ये चालक गोला छोटा है और ये चालक गोला बड़ा है, तो ये जस्ट लाइक इस तरह से ये चालक रोड हो जाएगी जिसके इस साइड में ऋण आवेश और इस साइड में धन आवेश प्रेरित होंगे। ठीक है, तो समान मात्रा में ऋण और समान मात्रा में धन आवेश प्रेरित होंगे, यानी कि गोलों की जो साइज है उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि अब हम इस चालक छड़ को जब हटाते हैं, जब हम इन दोनों गोलों को सेपरेट कर देते हैं ऐसा। ठीक है, अब मैंने ये सेपरेट कर दिया और यहां पर ये जो चालक छड़ थी पहले, अब इस चालक छड़ को भी हमने हटा दिया। हटा दिया तो क्या होगा बच्चों, ये हटा दिया तो ये जो ऋण आवेश जो कि इस चालक गोले ए में प्रेरित हुआ था, ये ऋण आवेश पूरे गोले में एक समान रूप से फैल जाएगा इस तरह, और ये जो धन आवेश है ये धन आवेश भी पूरे गोले में एक समान रूप से फैल जाएगा। क्लियर?